क्या वाकई उड़न तश्तरियों में एलियंस खलाई मखलूक पाई जाती है? उड़न तश्तरियों वालों ने अमरीकी सदर से मुलाकात क्यों की? क्या उड़न तश्तरियों का ताकुब करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्या समंदर में मौजूद एरिया 51 अमेरिका के कंट्रोल में है और क्या यह उड़न तश्तरियों के निकलने की जगह है? तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। उड़न तश्तरियां, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी नामालूम उड़ने वाली चीजें जो दूर से इंतहाई तेज सफेद रंग की रोशनी की मानिंद नजर आती हैं। इनके बारे में आता है कि एक ही वक्त में अपने आप को इतना छोटा और बड़ा कर लेती हैं कि देखने वाली आंखों पर शक होने लगे। इनके अंदर से आमतौर पर ऑरेंज, नीली और सुर्ख रंग की रोशनियां फूट रही होती हैं। इनकी रफ्तार इस कदर तेज होती है कि ये एक ही सेकंड में नजरों से ओझल हो जाती है। जो रफ्तार अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है उसके मुताबिक ये 700 किलोमीटर फी सेकंड यानी 25,20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हरकत करती हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये फजा में एक ही जगह पर रुकी रहती है, बहुत दूर से अफराद और चीजों को अपनी जानिब खींच लेती हैं। अगर कोई इसके करीब जाने की कोशिश करे तो उसके जिस्म पर शदीद किस्म की खारिश होने लगती है, आंखें जलने लगती हैं और जिस्म पर एक ऐसा शदीद झटका महसूस होता है गोया जबरदस्त किस्म का करंट लगा हो। ये उड़ने के साथ साथ समंदर के ऊपर और समंदर में उतर कर चलने की भी सलाहियत रखती हैं। उड़न तश्तरियों के देखे जाने के वाकयात आज की बात नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। जून 1400 में भी उड़न तश्तरी देखे जाने के वाकयात रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की तरह इनकी हकीकत पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई। हत्ता के बाज ने तो इनके वजूद का यह कहकर इंकार कर दिया कि ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है दुनिया में। और एक नजरिया इनके बारे में यह मशहूर कर दिया गया कि यह खलाई मखलूक की सवारी है, जिनमें सवार होकर खलाई मखलूक हमारी इस दुनिया में चहल पहल की और घूमने की गर्ज से आ जाते हैं। लेकिन अब उड़न तश्तरियों के वजूद का इसलिए भी इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके देखे जाने के वाकयात बेशुमार हो चुके हैं। बल्कि 1976 में तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी इनके बारे में मामला इनका उठाया जा चुका है। अप्रैल 1952 डॉन कैम्बल, जो कि सेक्रेटरी बराए बहरी अमरीकी वजीर था, जज़ायर हवाई के सफर पे था। उसने देखा कि दो उड़न तश्तरियां बहुत तेजी के साथ उसके तैयारे के करीब हो रही हैं और फिर देखते ही देखते उसके तैयारे के चक्कर लगाने लगे जैसे तैयारे की तलाशी ले रही हो। कैम्बल जब वाशिंगटन पहुंचा तो उसने अमरीकी फजाइया से इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी फजाइया ने उसे यह कहकर खामोश करा दिया कि अगर अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो जो कुछ देखा है उसको भूल जाओ। अजीजान मन, 1947 से 1969 तक अमरीकी एयरफोर्स ने उड़न तश्तरियों के बारे में तफ्तीश की। उड़न तश्तरियों के देखे जाने वाकयात की जो रिपोर्ट उनको मौसूल है उसके मुताबिक उनकी तादाद 12,618 थी। लेकिन उड़न तश्तरियों में सवार कुव्वतों ने हमेशा ये कोशिश की कि इंसान उन्हें किसी और सैयारे की मखलूक समझे, इसलिए उन्होंने अपना हुलिया किसी एलियंस के तौर पर बनाकर खुद को दुनिया के सामने जाहिर किया और इसी वजह से उन्हें एलियंस यानी कि अजनबी और परदेसी का नाम दे दिया गया। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है इस पर तो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी जरा बात कर लेते हैं उड़न तश्तरियों वालों की अमरीकी सदर से मुलाकात की। 1951 में एक उड़न तश्तरी अमेरिका के एक फौजी एयरपोर्ट पर उतरी। उस उड़न तश्तरी में से 3 आदमी निकले और जो रवानी से अंग्रेजी बोल रहे थे। उन्होंने अमरीकी सदर, जो कि अमेरिका के 34वें सदर थे, आइजनहावर से मुलाकात के लिए कहा। वहां मौजूद फौजी अफसरान ने आइजनहावर से राब्ता किया। 4 घंटे बाद आइजनहावर वहां आए और उड़न तश्तरियों वालों के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में 3 फौजी भी शामिल थे। हैरत की बात यह है कि उस दिन एयरपोर्ट पर तमाम कार्रवाइयां ना मालूम वजूहात की बिना पर मुअत्तल रही। ना कोई फौजी हिला, ना कोई तैयारा उड़ा और ना कोई और काम हुआ। मुलाकात के बाद वो उड़न तश्तरियां गायब हो गई। मुकम्मल इमरजेंसी नाफिज थी। यह दावा मैं नहीं बल्कि एक माहिर अमरीकी प्रोफेसर लैन ने एक अमरीकी सीआईए के एहलकार के हवाले से 1956 में किया। लेकिन उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई किसी को कुछ पता ना चल सका। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 1952 में 13 जुलाई से 29 जुलाई के दरमियान वॉशिंगटन डीसी में उड़न तश्तरियां देखी जाती रही। एक ही रात में लोगों ने 20 के करीब उड़न तश्तरियां देखी जो व्हाइट हाउस के ऊपर चक्कर काट रही थी, जिसमें अवाम में बहुत शोर मचा। जेट तैयारे हकीकत जानने के लिए उड़े, लेकिन उड़न तश्तरियां उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलती रही। जब तैयारे उन उड़न तश्तरियों के इतने करीब पहुंच जाते कि बाआसानी तस्वीरें और मुआयना कर सके तो नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ वो उड़न तश्तरियां उन तैयारों से दूर हो जाती, जिस पर अवाम में और प्रेस में बहुत शोर मचा। तो मजबूर होकर उस वक्त के अमरीकी सदर ट्रूमैन ने उड़न तश्तरियों पर तहकीक करने वाले मिशन प्रोजेक्ट ब्लू बैग के निगरां कैप्टन से राब्ता किया और इस वाकये के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक कैप्टन अमरीकी सदर से झूठ बोल गया और ऐसे किसी वाकये का साफ इंकार कर दिया कि रडार स्क्रीन पर कुछ भी नजर ना आया और वो सिर्फ मौसमी असरात थे। क्या ये वाकई सच है या फिर वो कैप्टन झूठ बोल रहा था या फिर कोई सोची समझी साजिश कि कोई हकीकत को ना जान ले।
एक अमेरिकी सदर जिम्मी कार्टर ने भी उड़न तशरी को देखने का दावा किया और एबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए एक मर्तबा उन्होंने कहा कि मैं अब उन लोगों पर नहीं हंसता जो ये कहते हैं कि उन्होंने उड़न तशरी देखी, क्योंकि मैं भी बजाते खुद एक उड़न तशरी को देख चुका हूं। और फिर उन्होंने वादा किया कि वो व्हाइट हाउस पहुंचने पर उड़न तशरियों के हवाले से एक कमेटी तश्कील देंगे जिसमें माहिरीन और साइंसदान शामिल होंगे जो उन्हें हकीकत से आगाह करेंगे। लेकिन जिम्मी कार्टर सदारत के मनसब पर फाइज होने के बावजूद अपना वादा वफा ना कर सके। आखिर क्यों? क्या कोई और अमेरिका में कुव्वत ऐसी भी है जो अमेरिकी सदर से ज्यादा ताकतवर है? अजीजान मन, ऐसा नहीं कि इन उड़न तश्तरियों का ताकुब ना किया गया, ताकुब किया गया, लेकिन ताकुब करने वालों का अंजाम कुछ अच्छा ना रहा। थॉमस मेंटेल एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी का ताकुब करते हुए अपनी जान ही से हाथ धो बैठा। 7 जनवरी 1948 को कैप्टन थॉमस मेंटेल P-51 में परवाज शुरू करता है, जिसका मकसद एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी की शनाख्त की तस्दीक करना था। लेकिन उड़न तश्तरी की ताकुब के दौरान ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसका तैयारा फजा में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। तैयारे के जो टुकड़े मिले उससे मालूम होता था कि जैसे तैयारे पर शदीद किस्म की गोलियों की बौछार की गई हो। लेकिन सुनिए, रुकिए जरा, इसके बाद जैसे ही यह हादसे की इत्तला मिली तो एयरफोर्स ने जो वजाहत पेश की वो ये कि कैप्टन मेंटेल जोहरा सैयारे के ताकुब कर रहा था। जरा गौर कीजिए, क्या आपने कभी सुना कोई जोहरा सैयारे का ताकुब कर रहा हो? लेकिन जी हां, यही वजाहत अमेरिकी एयरफोर्स की जानिब से पेश की गई। 1975 में अमेरिका की रियासत एरिज़ोना के जंगलात के एक ऑफिसर वॉल्टन अपने दोस्तों के हमरा जा रहा था। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के ऊपर एक तेज रोशनी चक्कर काट रही है। वॉल्टन अपनी गाड़ी से उतरा और उस रोशनी की जानिब जाने लगा। थोड़ी देर बाद वॉल्टन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसके दोस्तों ने उसे गिरते हुए देखा तो उसके करीब गए, लेकिन वॉल्टन अपनी जगह से गायब था। 5 दिन बाद वॉल्टन उसी जगह से मिला और उसने कहा कि वो 5 दिन उड़न तश्तरियों वालों के साथ रहा। उसके बाद जब उससे मजीद जानने की कोशिश की गई तो वॉल्टन किसी को कुछ ना बता सका। 1976 में अमेरिकी की रियासत मैन के एक जंगल अलागाश में एक वाकया पेश आता है कि 4 दोस्त आर्ट के तालिब इल्म सैर तफरीक लिया, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उन्हें एक ऐसी जगह की सैर कराई जा रही थी जिसके बारे में वो कहानियां सुनते आए हैं। ये वाकया अलागाश अगवा के नाम से मशहूर हुआ। उस जंगल में उड़न तश्तरी उतरी और उन चारों दोस्तों को अगवा करके ले गए। मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। उनमें से एक दोस्त जो था जैकब नामी, वो इस वाकये के बाद मैथ्स में बहुत माहिर हो गया, जबकि वो पहले मैथ्स में इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने देखा कि उसकी टांग के ऊपर एक निशान मौजूद है जो कोई भी डॉक्टर उस निशान के बारे में बताने से कासिर रहा और यहां तक कि लेबोरेटरी रिपोर्ट से भी किसी किस्म का कोई तयन ना हो सका। एक सवाल जो जहन में जन्म लेता है वो ये कि आखिर ये उड़न तश्तरियां आती कहां से? इस मौजू पर डॉक्टर माइकल प्रेसेंजर का तहकीकाती मुकाला काफी मुदल्लल है, क्योंकि वो इस इलाके में काफी वक्त गुजार चुके हैं और समंदर के अंदर गौता जनी भी करते रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि ऑटेक के इलाके में जो तहकीकाती इदारा है वहां पर मुतअद्दिद उड़न तश्तरियां देखी गई हैं, जबकि बास का ख्याल यह है कि समंदर के अंदर ऑटेक ही एरिया 51 है जहां पर अमरीकी हुकूमत उड़न तश्तरियों के हवाले से तहकीकात कर रही है और जहां पर वक्तन फवक्तन उड़न तश्तरियां आती जाती रहती। वो कहते हैं कि मौरिख होने के नाते मैंने समंदर के अंदर तह में उतरने का फैसला किया। ये इलाका एंड्रूज के फ्लोरिडा के पाम साहिल से 170 मील जनूब मशरिक में वाक़ है। ये बहुत वसी इलाका है जहां पर खुफिया मंसूबों पर काम किया जा रहा है और इसी इलाके में पानी के अंदर छोटी छोटी गारें और ब्लू होल्स हैं। डॉक्टर माइकल अपनी किताब में लिखते हैं कि नवंबर 1988 में उन्होंने नासा में एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्हें बताया गया कि एक मारूफ और आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी गौताखोर रॉब पॉल्मर, जो कि ब्लू होल्स के तहकीकाती मरकज का कई साल तक सरबराह रहा, उसका कहना था कि समंदर में ब्लू होल्स ही एरिया 51 है और जो कि उड़न तश्तरियों के निकलने की जगह हो सकती हैं। इस एरिया और एरिया 51 के बारे में उसकी तहकीक कामयाबी से आगे बढ़ रही थी कि इसराइल के बहर अहमर में गौताखोरी के दौरान 1997 में वो हलाक हो गया। वो कहते हैं कि नासा में मेरे मुखबर ने मुझे बताया कि बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि रॉब पॉल्मर को ऑटेक तहकीक इदारे के हुकाम ने कत्ल करवाया क्योंकि उनके बारे में बहुत से राज जान चुका था। सिर्फ रॉब पॉल्मर ही नहीं बल्कि डॉक्टर मॉरिस जेसोप, जो कि बरमूदा ट्रायंगल और उड़न तश्तरियों की हकीकत जानने के करीब हो गए थे, कामयाब हो गए थे, लेकिन पुरअसरार तौर पर कत्ल कर दिए गए। डॉक्टर मॉरिस अपने दोस्त डॉक्टर वैलेंटाइन से इस बारे में डिस्कस करने जा रहे थे, सारे राज उन्हें बताने जा रहे थे, रास्ते में ही कत्ल कर दिए जाते हैं। उनकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से एक फ्यूज मुंसलिक करके कार के अंदर ले जाया गया जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड कार के अंदर भर गई।
डॉक्टर वैलेंटाइन के बयान के मुताबिक जिस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची उस वक्त डॉक्टर मॉरिस जिंदा थे, लेकिन उन्हें कोई तिम्बी इमदाद ना दी गई। इसके बाद डॉक्टर जैसॉप के तहकीकाती सिलसिले को एक और मशहूर साइंसदान जेम्स मैकडोनाल्ड ने आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 13 जून 1977 को उनके सर में गोली मारकर उन्हें भी हलाक कर दिया गया। बरतानिया और अमेरिका के बहुत से वजीर आजम और सदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने वोटर से यह वादा किया कि वो इक्तदार में आने के बाद बरमूदा ट्रायंगल और उड़न तशरीरों की उन तमाम रिपोर्ट्स को मंजर आम पर ले आएंगे जो कि फाइलों में बंद पड़ी है, लेकिन आज तक कोई ऐसा ना कर सका। अब आखिर में बात कर लेते हैं, क्या वाकई उड़न तशरीयों में खलाई मखलूक मौजूद हैं? जिन मुहक्किकीन ने गैर जानिबदारी के साथ बरमूदा ट्रायंगल पर तहकीक की है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उड़न तशरीयों में कोई खलाई मखलूक नहीं, हमारी ही आम तरह के इंसान हैं। अलबत्ता उनके लिबास, उनके हुलिया और चाल ढाल मुख्तलिफ हैं, जिससे ये तासुर जाता है कि वो खलाई मखलूक हैं, जबकि उनके जिस्म हमारे जिस्मों की तरह हैं। मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस बात का इतराफ किया कि बिला शक व तरदीद उड़न तशरियाँ मौजूद है और उनको कंट्रोल करने वाले आम इंसान ही हैं। जिन उड़न तशरियों को नुकसान पहुंचा और जो हादसे का शिकार, उनसे मिलने वाली लाशें आम इंसानों की थी। तो अब सवाल है कि अगर वो आम इंसान है तो फिर उनके मालिक और बादशाह कौन है, और इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया कमीनगाहों में बैठकर वो किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं? मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया में खैर और शर की कुव्वतें पाई जाती हैं। इस वक्त दुनिया में खैर और शर और हक व बातिल के दरमियान जो मार्का है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हक को मिटाया जाए, बातिल का बोलबाला हो, झूठ का राज हो और उस झूठे खुदा इब्लीस और दज्जाल की खुदाई नाफिज करवाई जाए। अगर आप इस सारे वाकये को, इन सारे बरमूदा ट्रायंगल और उड़न तशरीयों के जो वाकयात सुनने में आते हैं उनको अगर अहादीस नबी की में जायजा लें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये सब कुछ उस फितने अजीम की वजह से हो रहा है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, जो इंसानियत का सबसे खतरनाक फितना होगा और जिसके बारे में आका दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को बार बार खौफ दिलाया।